हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था, नॉन फिनिट वर्ब के बारे में कि नॉन फिनिट वर्ब होती कौन कौन सी है। तो हमने डिस्कस किया था कि पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में डिस्कस किया था। अब जो कि हमारा आज का लेक्चर है वो वर्ब पर ही बेस्ड है। ठीक है, तो वर्ब आप जानते हैं कि वर्ब होती क्या है, मतलब कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्शन करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सब सारी की सारी क्रियाएँ क्या कहलाती हैं? वर्ब कहलाती हैं। ठीक, लिखना, पढ़ना, गाना, सोना, रोना, ये क्या होती है? हमारी वर्ब होती है। अब वर्ब को भी क्वालिफाई किया जाता है, बांटा जाता है अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले जैसे कि आप जानते होंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, फिर इसके बाद इंट्रांसिटिव वर्ब। तो पहले हम बात करते हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब पर। ठीक है, कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब होती क्या है। सबसे पहले बहुत ही सिंपल होता है कि ट्रांसिटिव जो वर्ब होती हैं उनको ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है उनका, लेकिन जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, उन्हें कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट हो क्या कहलाता है? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। और ऐसी वर्ब जिनकी ऑब्जेक्ट ना हो वो क्या कहलाती हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, रीता राइट्स ए लेटर। ठीक है, रीता एक पत्र लिखती है। अब रीता क्या लिखती है? पत्र लिखती है। तो क्या लगाने से हमें क्या मिलता है? कर्म मिलता है। ठीक है, तो राइट की का कर्म क्या हो गया? इसने क्या किया? पत्र लिखा। ठीक, तो ये क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारी ट्रांसिटिव वर्ब होगी। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। राइट्स को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता वो क्या होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें इसी सेंटेंस को दोबारा से, रीता राइट्स। ठीक है, रीता केवल लिखती है। अब हमें पता नहीं है क्या लिखती है, तो इसमें कर्म गायब है, कर्म है ही नहीं। तो जब कर्म नहीं होता तो क्या होता है? हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। कौन सी वर्ब होती है? इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो आपसे कोई पूछ ले, कोई व्यक्ति, कि जो एक्टिव पैसिव होता है वो किससे बनाया जाता है? इंट्रांसिटिव वर्ब से बनाया जाता है या ट्रांसिटिव वर्ब से बनाया जाता है? तो याद रखिए, एक्टिव पैसिव के लिए हमें ज़रूरत होता है कर्म की। ठीक है, कर्म नहीं होगा हमारा एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि एक्टिव पैसिव में कर्म प्रधान होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसमें मेन पार्ट होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट जब भी होगा तो हमारा एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है, बट ठीक है, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। हमेशा एक्टिव किससे बनाया जाता है? एक्टिव पैसिव किससे बनाया जाता है? ट्रांसिटिव वर्ब से बनाया जाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो इस बात को भी याद रखिएगा, क्या नहीं बनाई जाती है? पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। किससे नहीं बनाई जाती? इंट्रांसिटिव वर्ब से नहीं बनाई जाती। ठीक है, चलिए, तो ये तो थी हमारी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे और एक बार मैंने आपका रिवीजन करा दिया है। अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब्स की, कि लिंकिंग वर्ब्स होती क्या है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो इज, एम, आर, वाज, वेयर होती हैं वो सारी हमारी लिंकिंग वर्ब्स होती हैं। तो सही है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर हमारी लिंकिंग वर्ब्स हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़रूरत नहीं है कि हर बार इज, एम, आर, वाज, वेयर ही हमारी क्या हो? लिंकिंग वर्ब हो। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं। अब उसके अलावा भी कुछ हो सकती है। तो लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो समझ लीजिए कि लिंकिंग वर्ब का मतलब है क्या आखिर का। जो लिंकिंग वर्ब होती है हमारी, अगर हम समझे तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जो कर्ता को उसकी विशेषता से जोड़े, यानी कि सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव से जोड़े। ठीक है, वो क्या होता है? हमारा लिंकिंग वर्ब होती है। कई बार क्या होता है कि ये हमें कंप्लीमेंट भी होता है, कंप्लीमेंट से भी जोड़ती है। कंप्लीमेंट का मतलब ही वही होता है कि विशेषता बताने वाला। ठीक है, कंप्लीमेंट एक प्रकार का विशेषण ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे ये एग्जाम्पल में यूज किया जाता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए
अब डिस्कस करते हैं हम एग्जाम्पल में, जैसे कि सी इज ए सिंगर, वह एक गायक है। सी इज अ सिंगर, ठीक है, वह क्या है, एक गायक है। तो जो यहाँ पे गायक अगर हम हटा दें तो क्या सी इज का कोई अर्थ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से क्या हटा देते हैं, गायक हटा देते हैं, इसको हम नहीं रखते हैं वाक्य में, तो सी इज क्या रह जाएगा? तो नहीं रह जाएगा। मैंने बताया था कि जब वाक्य में कोई पर्टिकुलर शब्द हम हटा देते हैं, ठीक है, कर्ता के बाद आने वाला, वो सॉरी क्रिया के बाद आने वाला, और उससे के बाद अगर हमारा अर्थ पूरा नहीं होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये विशेषण कैसे होगा? तो विशेषण के भी बात कर लेते हैं कि ये एडजेक्टिव कैसे होगा। तो देखिए कि वो सी क्या है? सिंगर है, ठीक है, मतलब वह लड़की क्या है? सिंगर है। तो यानी कि गायक होना उसकी विशेषता है। तो ये जो विशेषता है तो ये हमारा एक एडजेक्टिव भी हुआ। तो अभी मैंने आपको परिभाषा बताई कि जो लिंकिंग वर्ब होता है, तो लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कर्ता को, सब्जेक्ट को, ठीक है, किससे जोड़ना? उसके विशेषण से जोड़ना, एडजेक्टिव से जोड़ना। तो सब्जेक्ट किससे जोड़ा जा रहा है? एडजेक्टिव से जोड़ा जा रहा है। किसके द्वारा जोड़ा जा रहा है? इज के द्वारा जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो जो इज होगी हमारी वो क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। क्या होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल से डिस्कस करें कि राम वाज ए क्रिकेटर। राम एक क्रिकेटर था, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन हो गई कि राम क्या था? क्रिकेटर था। तो यहाँ पे जो एक क्रिकेटर है वो इसकी विशेषता है कि राम क्रिकेटर था, तो विशेषता होगी, विशेषण, एडजेक्टिव हो गया ये हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। क्लियर? और इसके बिना वाक्य अधूरा भी है, तो ये हमारा क्या है? कंप्लीमेंट भी है, ठीक है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट भी है। सो अब सब्जेक्ट को कर्ता से जोड़ने का कार्य कौन? वो सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है? तो एडजेक्टिव से जोड़ने का कार्य क्या कर रहा है हमारा? वाज कर रहा है। तो वाज हमारी यहाँ पे क्या होगा? वाज क्या हो जाएगा हमारा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा, मतलब लिंक करना। इसका काम क्या होता है? लिंक करना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजक क्रिया। सो होप आपको ये लिंकिंग वर्ब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब डिस्कस करते हैं कि हमारी जो लिंकिंग वर्ब होती हैं वो कुल 20 होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 20 लिंकिंग वर्ब्स होती हैं जो मेनली हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं वो 20 वर्ब्स। सबसे पहला तो आपको पता ही होगा कि बी वाली, बी के अंदर आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। तो बी की सारी क्रियाएं लिख लेते हैं पहले तो हम। सो बी के अंदर जितना आता है इज, ठीक, एम, आर, वाज, वेयर। बी खुद भी एक क्रिया है। बी कई जगह पे क्रिया के रूप में यूज होता है, तो हम बी को भी काउंट करेंगे। सो हमारी एक बार में कितनी कंप्लीट हुई? 6 कंप्लीट हो गई, 6 कंप्लीट हो गई। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ठीक है। अब बी के साथ बी के कई फॉर्म होती हैं, जैसे कि इसकी होती है बीइंग, अगर इसमें हम आईएनजी लगा दें, ठीक है। बीन होता है, फिर इसका बिकम होता है, ठीक। सो बी से हमारी रिलेटेड हमें कितनी वर्ब्स मिल गई? काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी वर्ब्स हो गई हमारी? 9 वर्ब्स हो गई यहाँ पे, ठीक है, जो सिंपली याद की जा सकती हैं, जो हमें पता चल सकता है कि लिंकिंग वर्ब्स हमारी कौन कौन सी हैं, ठीक। अब इसके अलावा भी कुछ होती हैं, जैसे कि जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एपियर। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एपियर मीन्स होता है प्रतीत होना, ठीक। सो एपियर भी हमारी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का ये कार्य करती है, ठीक है। और भी वर्ब्स हैं, जैसे कि सीम है, प्रतीत होना, ठीक। स्टे भी आता है, स्टे काम, शांत रहो, ठीक है। तो स्टे भी किस में आता है हमारा? लिंकिंग वर्ब में आता है। फिर इसके बाद साउंड आता है, ठीक। टेस्ट आता है, टर्न आता है,
ठीक है, कितनी हो गई हमारी? साउंड हो गया, टेस्ट हो गया, टर्न हो गया। ठीक, अभी कितनी काउंट हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, फिर 10 11 12 13 14 15। फिर इसके बाद हमारी एक और रह रही है, स्मेल हो गई। कौन सी हो गई? स्मेल। ठीक है, सो हमारी कितनी वर्ब्स हो गई यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16। 16 वर्ब्स हो गई। कितनी हो गई हैं? 16। अब इसके बाद और भी होती हैं, तो उसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सो रिमेन होती है, ठीक है, ग्रो होती है। कौन सी होती है? ग्रो होती है। ठीक है, लुक होती है और फील भी होती है। सेंसेशन वर्ब आ जाती हैं, तो लुक फील हमारी सेंसेशन वर्ब है। तो सेंसेशन वर्ब भी किस में आती है? हमारी लिंकिंग वर्ब में आती है। टोटल हमारी कितनी वर्ब्स हो गई? 20 वर्ब्स हो गई। ठीक है, अब ये किस तरीके से यूज होती हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आप कहेंगे कि सर ये कैसे यूज होंगी। ठीक है, लिंकिंग वर्ब की तरीके से। तो लिंकिंग वर्ब की तरीके से हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। ठीक है, कि वह फूल मधुर प्रतीत होता है, या स्मेल सुगंध उससे अच्छी आती है। ठीक है, तो ये इसका एक सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे देखें कि स्मेल किस तरीके से हमारा लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है। तो जो फ्लावर है वो हमारा करता है स्वीट। इसकी विशेषता है कि फ्लावर कैसा है? स्वीट है, मतलब कि इसकी जो सुगंध है वो कैसी है? इसकी जो गंध है वो कैसी है? स्वीट है, यानी कि मधुर है। ठीक, तो ये इसकी विशेषता हो गई। अब विशेषता से जोड़ क्या रहा है? स्मेल जोड़ रहा है इसको। तो जो स्मेल होगा हमारा वो क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा। स्मेल क्या होगा हमारा यहाँ पे? लिंकिंग वर्ब होगा। सेम एज बाकी भी क्रियाएं होती हैं हमारी, बाकी भी इसी तरीके से यूज होती हैं। ठीक है, सो ऐसी ही अगर आपको अब लिंकिंग वर्ब में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद हम आज का जो हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज को लेके चलना है हमें। मॉडल ऑक्सिलरीज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वर्ब का सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन था कि किस तरीके से वर्ब्स होती हैं, किस तरीके से कौन कौन से प्रकार की होती हैं। ठीक है, और भी कई प्रकार की वर्ब्स होती हैं, बट ये हमारी मेन होती हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं आज से मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में मॉडल्स भी कह देते हैं। सो मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हमें आज से डिस्कस करना है कि हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती क्या क्या है। ठीक है, किस तरीके से उनको यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करना है। सो मॉडल ऑक्सिलरीज आप जानते ही होंगे कि जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं वो हमारी क्या होती है? कैन, कुड, मे, माइट, नीड, ऑट। ठीक है, शुड, वुड, शैल, विल, ये सारी क्या होती हैं? हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। सो मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में हमने पता कर लिया कि कौन कौन सी होती हैं, आपको पता ही होगा। सो कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। ठीक है, फिर इसके बाद नीड, ऑट। ठीक, तो ये हमारी क्या होती है? हमारी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। अब हमें स्टार्ट करना है कैन से, कि यूज हम आज किसका पढ़ेंगे? कैन का पढ़ेंगे। कैन से स्टार्ट करते हैं कि कैन का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। बेसिकली शॉर्ट में चलेंगे, ज़्यादा हमें इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लेना है। सो सबसे पहले कि हमें सबसे समझ लीजिए कि जब भी एबिलिटी यानी कि क्षमता दर्शानी होती है तो किसका यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं कैन का। लेकिन प्रेजेंट में दर्शानी हो, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ठीक, सो आई कैन लिफ्ट दिस, तो ये मेरी क्या हो गई? योग्यता हो गई कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है? योग्यता है। ठीक, तो योग्यता है, इस वजह से जो भी योग्यताएं होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग दिखाई जाती हैं? कैन के अकॉर्डिंग। अब हम लिख सकते हैं टू शो एबिलिटी, एबिलिटी को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं हम? यूज करते हैं कैन का। ठीक है,
अब इसके बाद एबिलिटी लेकिन किस में होनी चाहिए, प्रेजेंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पास्ट में एबिलिटी कुछ हमारे पास थी, जैसे कि मैं उस बॉक्स को उठा सकता था, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था, लेकिन अब मैं इसमें को उठाने में सक्षम नहीं हूँ, तो कैन का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम करते हैं कि जब ये प्रेजेंट में होगा तब हम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ फ्रेज हो सकते हैं, फ्रेज के रूप में भी यूज हो जाता है कि कुछ फ्रेज होते हैं। ठीक है, अब वो फ्रेज कौन कौन से होते हैं, चलिए कई जगह पे फ्रेजल के रूप में यूज होता है। सो फ्रेजल यूज किस तरीके से देखते हैं इसका, जैसे कि ये आई कांट हेल्प लाफिंग। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा है आई कांट हेल्प लाफिंग, मतलब कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। अब इससे अगर अर्थ निकालेंगे, सेंटेंस से अर्थ निकालेंगे, तो सेंटेंस से वो अर्थ नहीं निकलेगा। फ्रेजल वर्ब का मतलब ही यही होता है कि वो कोई दूसरा अर्थ दे। ठीक है, अपनी वर्ब से हट के कुछ दूसरा अर्थ दे। सो ये दूसरा अर्थ दे रहा है कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। ठीक, सो ये फ्रेजल यूज हो गया। तो फ्रेजल यूज के लिए भी इसका यूज कर दिया जाता है। तो हमने अभी दो सीखे कैन से कि कैन हमारा किस किस के लिए यूज किया जाता है, फ्रेजल यूज के लिए यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारा कैन का यूज था। अब कभी कभी क्या होता है कि कई बार आज्ञा वगैरह मांगने के लिए भी कर दिया जाता है, कैन आई कम इन, इस तरीके से। कैन का इस तरीके से अब वर्जित हो गया है, कैन का प्रयोग नहीं करते हैं, अब ज़्यादातर हम मे सुटेबल करते हैं। सो उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अब कैन का इस बारे में कहीं पे यूज नहीं होता है। ठीक है, सो कैन हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाता है। अब बात करते हैं हम कुड की, कि कुड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सो कुड भी इसी की तरह सेम है, कुछ कुछ इसी से मिलता है, बट पास्ट में होता है। कैन क्या होता है, कैन प्रेजेंट फॉर्म होती है। ठीक है, और कुड क्या होता है, इसकी पास्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब भी पास्ट में हमें कोई एबिलिटी शो करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। जैसे कि आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था। ठीक है, तो किसका यूज किया हमने, कुड का यूज किया। ठीक, कई बार क्या होता है कि एबिलिटी तो हमें पता चल गई कि सेम वही होता है कि इसका प्रेजेंट में करना है, इसका पास्ट में करना है, लेकिन कई बार पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। जब हमें विनम्र निवेदन करना होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, तब किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें कुड आई कम इन, वाक्य गलत नहीं होगा हमारा, कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो क्या मैं अंदर इसका अर्थ ये नहीं होगा क्या मैं अंदर आ सकता था, इसका अर्थ होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्योंकि इसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, विनम्र निवेदन के लिए किसका यूज होता है, कुड का यूज होता है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बोल दिया जाए, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, तो क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं, यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट की जा रही है, विनम्र निवेदन किया जा रहा है, तो किसका यूज होगा, कुड का यूज होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अभी हमने बात की थी कि फ्रेजल यूज के लिए नहीं, कि एबिलिटी शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कुड का यूज किया जाता है। इसका एक और यूज होता है, कुड का एक और यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है उसके बारे में बात करते हैं, कि ये हमारी पास्ट में एबिलिटी दर्शाता है। तो पास्ट की अगर एबिलिटी दर्शानी होती है, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट की एबिलिटी का हमने यूज कर लिया है कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो इसके यूज खत्म होते हैं यहीं पे कुड के। अब आगे बात करते हैं मे की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, मे की बात करते हैं कि हम मे का यूज किस प्रकार से करेंगे और कहाँ कहाँ पे करेंगे, किस प्रकार से सेंटेंसेस में करेंगे। कई बार वर्ब फिलिंग आती है आपकी एग्जाम में, जो आएगा इससे वर्ब फिलिंग आएगी कि कहाँ पे कैन फिल करना है, कहाँ पे कुड फिल करना है, कहाँ पे मे, कहाँ पे माइट फिल करना है। सो उसके लिए ये पढ़ना जरूरी होता है वर्ब फिलिंग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मे से। अब मे का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो मे का यूज ज़्यादातर पॉसिबिलिटी दर्शाता है, संभावनाएं दर्शाता है। ठीक है, वर्तमान में होने वाली जितनी भी संभावनाएं होती हैं वो किस में दर्शाई जाती हैं, मे में दर्शाई जाती हैं। जैसे कि सेंटेंस बोल दिया जाए, इट मे रैन टुडे,
आज वर्षा हो सकती है, तो इट में रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती, संभावना है, वर्षा होने की क्या है, संभावना है। तो क्या पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है, संभावनाओं के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए इसके बाद हमारा अगला सेंटेंस, अगला इसका क्या है यूज, तो परमिशन के लिए भी यूज किया जाता है कि अगर हम किसी से परमिशन लेनी हो तो हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। बहुत ही यूज करते हैं आप लोग, जैसे मे आई कम इन, क्लास में ज़्यादातर मे आई कम इन, तो हम आज्ञा मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो परमिशन से के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मे का, आज्ञा लेने के लिए भी मे का यूज किया जाता है, ठीक है। अब मे का यूज और कहाँ पे किया जाता है, तो मे का यूज जो किया जाता है वो आपने देखा होगा, अगर मे का यूज आपने देखा होगा कि जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इच्छा सूचक वाक्य, ठीक। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, तुम दीर्घायु हो, सो मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे भी किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है, ठीक है। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है, मे का, मे का यूज हम जान रहे हैं। चलिए अब मे का एक और यूज होता है कि इससे पर्पस यानी कि उद्देश्य प्रकट किया जाता है कि किस प्रकार से हम उद्देश्य प्रकट करेंगे, ठीक है। अब किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको हम एक सेंटेंस के द्वारा करते हैं डिस्क्राइब। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, तरुण इज वर्किंग हार्ड so that he may pass, ठीक है। तरुण कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि वह पास हो सके। तो यहाँ पे तरुण का जो उद्देश्य है कठिन परिश्रम करने का, वो क्या हो गया, पास होना हो गया, ठीक है। तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, मे का यूज किया जाता है। तो तरुण, तो इस सेंटेंस से आप क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से इसका उद्देश्य के रूप में यूज किया जाता है। तो यहीं पे हमारा मे खत्म होता है। मे के बाद हमारा आता है माइट। सो माइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि माइट हमारा किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। सो माइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यह आज की वीडियो में। माइट से भी संभावनाएं दर्शाई जाती हैं, ठीक है। माइट से भी संभावना क्या करती हैं, दर्शाई जाती हैं। जैसे इट माइट रैन टुडे, तो इसके मतलब होता है कि अगर खुला बादल हो, ठीक है, फिर भी हम अगर कह दें कि इट माइट रैन टुडे, तो ऐसी संभावना जिसका कोई जो होने ही वाली ना हो, तब हम माइट का यूज करते हैं, ठीक। इट माइट रैन टुडे, अगर हम कह दें कि आसमान खुला हो और फिर भी कह दिया जाए कि बारिश होगी आज, तो क्या ये पॉसिबल है, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं लगता, ठीक है। तो इस वजह से हम किसका यूज करते हैं, इस जगह पे ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। इससे भी पॉसिबिलिटी दर्शाई जाती है, ठीक है। पास्ट में भी पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए यूज होता है। अब इसके बाद रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है, कि इससे रिक्वेस्ट भी दर्शाई जाती है। किस तरीके से, जैसे माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ, माइट आई यूज योर पेन। तो इससे एक तो परमिशन भी कि हम परमिशन ले रहे हैं कि क्या, और दूसरा रिक्वेस्ट भी, तो इससे रिक्वेस्ट भी दर्शाई जाती है, ठीक है। अगर हमें किसी से ज़्यादा पोलाइट होना हो तो मे से भी मे आई यूज योर पेन हम कर सकते हैं, लेकिन मे से उतना पोलाइट रिक्वेस्ट नहीं होती जितना हम माइट से कर सकते हैं, ठीक है। तो माइट भी यूज किया जाता है, माइट आई यूज योर पेन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, परमिशन भी, और इसके साथ किसका, परमिशन के साथ इससे रिक्वेस्ट भी, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट जिस तरीके से हमने कोड में पढ़ा था उसी तरीके से ये माइट में भी है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए, तो ये हमारा माइट था, ठीक है। माइट से हमारा उद्देश्य भी प्रकट किया जाता है, जिस तरीके से हमने उद्देश्य बताया था। अब उद्देश्य किस तरीके से, जैसे कि हम एक सेंटेंस और बोल दें, उसी सेंटेंस को लिखें कि तरुण वाज वर्किंग हार्ड, तरुण वाज वर्किंग हार्ड, तरुण कठिन परिश्रम कर रहा था, पास्ट में शो करना है, ठीक है, पास्ट में उद्देश्य, सो दैट, ताकि, ही माइट पास, ताकि वह पास हो सकता था, ठीक है।
सो अगर हमें पास्ट की पॉसिबिलिटी पास्ट में पर्पस दर्शाना है, भूतकाल में हमारा उद्देश्य दर्शाना है, तब हम किसका यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट में उद्देश्य दर्शाना है तो किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। सो ये हमारा माइट का यूज था। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो यूज बचे हुए हैं उसको लेके आगे आते हैं। क्लियर? टिल देन एंजॉय। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।